घर की छोटी बहू नम्रता को अपने ससुराल में आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। वह अपने ससुराल में काफी खुश है। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि वह काफी समझदार और सहनशील स्वभाव की लड़की है, लेकिन उसे तो आने वाली परेशानियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर, नम्रता अभी घर के गार्डन में फूल लगा रही है। तभी नम्रता का देवर आकाश पीछे से आकर उसे डरा देता है। क्यों भाभी, डर गई ना आप? क्यों नहीं, आप बहुत बड़े भूत हैं ना जो हम आपसे डर जाएंगे। आकाश अपने हाथ में पीछे कुछ छुपा रहा था। क्या बात है आकाश, क्या छुपा रही हो तुम? दिखाओ। पहले आप आंखें बंद कीजिए। अरे ऐसा भी क्या है? कीजिए ना भाभी। नम्रता आंखें बंद करती है। आकाश नम्रता के हाथ में एक तोहफा देता है। अरे आकाश, ये किस लिए है? अरे भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको क्या लगा कि आपका ये देवर आपका जन्मदिन याद नहीं रखेगा? नम्रता आंखों में आंसू लिए हुए। अरे तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था और गिफ्ट भी ले आए हो? क्या भाभी, आप भी ना कर दी ना छोटी बात। इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है? आकाश, तुम तो जानती हो मैं इतने गरीब परिवार से हूँ। मैंने यह जन्मदिन मनाना और गिफ्ट यह सब कभी नहीं देखा। तो क्या हो गया भाभी, अब यही आपका घर है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू आकाश। मोस्ट वेलकम भाभी जी। मैं कोई उज्जवल भैया थोड़ी हूँ जो आपका जन्मदिन भूल जाऊंगा। अरे वे बस थोड़ा काम में बिजी होंगे तो भूल गए होंगे। देखिए, वो आपका जन्मदिन भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। ये तो सही बात है देवर जी। तभी वहाँ पर नम्रता का पति उज्जवल आ जाता है। अरे नम्रता, सॉरी यार, दरअसल आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसी के चक्कर में मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? मैंने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, कहा तो नहीं। मेरे जन्मदिन से ज्यादा जरूरी आपकी मीटिंग है। आपको लेट हो रहा है, आप जाइए। ठीक है नम्रता। आकाश, मैं चलता हूँ। ये सारी चीजें नम्रता की दोनों जेठानियां और सास प्रेमा देख लेती है। क्या फालतू में गिफ्ट दे रहा है उसे, खर्चा किया अलग। हाँ, कभी जिंदगी में इसने देखा भी है कोई गिफ्ट? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दीदी। भिखारिन कहीं की, एक तो कुछ लाई नहीं दहेज में, ऊपर से गिफ्ट और मिल रहे हैं महारानी को। हाँ, चलो देखते हैं क्या गिफ्ट मिला है इसे। तीनों नम्रता के पास चली जाती हैं। क्या गिफ्ट मिला है हमारी देवरानी को? जी जेठानी जी, अभी खोलती हूँ, देखती हूँ। क्या बात है आकाश, तेरे पास बड़े पैसे आ रहे हैं। अरे माँ, मैंने कुछ पॉकेट मनी बचा रखी थी ना, तो मैंने सोचा कि भाभी के लिए कुछ गिफ्ट ले लो। अच्छा, घर में और लोगों के भी जन्मदिन आते हैं, वे नहीं याद रहते तुझे? नहीं माँ, वो तो मुझे याद नहीं रहते, आई एम सॉरी। नम्रता गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक महंगी घड़ी होती है। ओफो आकाश बेटा, तूने नम्रता को ऐसा गिफ्ट क्यों दिया? दिन भर तो घर में ही रहती है, घड़ी का क्या काम है इसे? अरे तो क्या हुआ माँ, आप भी ना कर दी ना छोटी बात। जरा पूछो तो नम्रता से, इनके घर में घड़ी भी है क्या कोई जो अपने इसे इतनी महंगी घड़ी ला कर दे दी? इसने कहाँ ऐसी घड़ी देखी होगी? मुझे तो लगता है इसने कलाई में घड़ी भी पहली बार ही पहनी है। नम्रता भाभी, आपको कहीं से जलने की बू आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है, कुछ तो जल रहा है कहीं पर। आकाश, ऐसी बातें करते हैं क्या अपनी भाभीयों से? आप में से तो कोई मुझे ना ही सिखाए कि कैसे बात करते हैं। देवर जी, कभी हमें भी दिया है कोई गिफ्ट? मुझे तो आज तक नहीं दिया। वो क्या है ना कि जो मुझे लायक लगता है मैं उसी को गिफ्ट देता हूँ। आकाश तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गया है। इसके बाद आकाश वहाँ से चला जाता है। ए नम्रता, तेरा हो गया हो तो चल, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है। कितनी देर से पौधा लगा रही है? हाँ, पौधा ही खा के पेट भर लेंगे। हाँ, जरा सोचना चाहिए ना कि किचन में कितना काम पड़ा है। जी माँ जी, आई बस हो गया। नम्रता किचन में काम करने लग जाती है। सास हॉल में बैठकर टीवी देखकर सोचती है, लेकिन उसे रिमोट कहीं नहीं मिलता। अब ये रिमोट कहाँ चला गया? कल रात आपकी छोटी बहू देवर जी के साथ टीवी देख रही थी, उसी ने यहाँ वहाँ रख दिया होगा। अभी खबर लेती हूँ उसकी। इसके मायके में टीवी नहीं है तो यहाँ बिजली का बिल बढ़ा रही है। हाँ, प्रेमा जोर जोर से नम्रता का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। नम्रता दौड़ कर आती है। क्या हुआ सासू माँ, आप ठीक तो है ना? अरे मुझे क्या होगा, मुझे पता है तू चाहती है कि मुझे कुछ हो जाए और तू आराम से घर में मौज करे, है ना? नम्रता के लिए तो अपनी सास की ऐसी बातें सुनना आम बात हो गई थी। बेचारी चुपचाप सुनती रहती है। टीवी का रिमोट कहाँ गया? मुझे नहीं पता जेठानी जी, मैंने तो कल ये रिमोट यहीं पर रख दिया था। तो क्या रिमोट हवा में उड़ गया? तूने जिंदगी में कभी टीवी देखा भी है क्या? अरे देखा होता तो कदर होती ना चीजों की। वही तो, फालतू का खर्चा करवा दिया। हाँ, थोड़ी देर में ससुर मनोज घर आ जाते हैं। उसके हाथ में नया रिमोट होता है।
मुझे पता था कि तुम बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा कर दोगी, इसलिए मैं नया रिमोट ले आया। मैंने सुबह ही देख लिया था कि यहाँ पर रिमोट नहीं है। अच्छा, क्या बात है? उसे कुछ नहीं कहोगे, लेकिन मुझे सुना रहे हो? मैं आपको ड्रामेबाज लगती हूँ? हाँ, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें कभी डांटा नहीं। अगर मैंने ये काम पहले किया होता तो अब ये सब न करना पड़ता मुझे। इस भिखारन लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ाई करते हो? क्योंकि दिन भर तुम्हारे उस पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अरे कौन अत्याचार करता है ससुर जी? ये कोई जेल है क्या? हमारी सासू माँ इतनी अच्छी है, आप उनके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम दोनों चुप रहो। जो प्रेमा नम्रता के साथ कर रही है वैसा ही तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता तुम दोनों को? ऐसा कुछ नहीं है ससुर जी। मम्मी जी को ऐसा मत कहिए पापा जी। नम्रता की यह बात सुनकर मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाकई में बेटी, मैं धन्य हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। और एक ये है, मन तो करता है सब उज्जवल को बता दूं और बंटवारा हो इस घर का। नहीं ससुर जी, ऐसा मत कहिए। इतने प्यारे परिवार को ऐसे उजड़ने मत दीजिए प्लीज। शुरू हो गया इनका इमोशनल ड्रामा। हाँ, चले यहाँ से। इतनी तरफदारी करते हो ना इसकी, देखना एक दिन नाक कटवा के रहेगी हम लोगों की। आप भूल गए कि ये खाली हाथ आई थी? बस भी करो प्रेमा, पागल हो गई हो क्या? तरफदारी इंसान की होती है, चीजों की नहीं। इसके बाद प्रेमा गुस्से से नम्रता की तरफ देखती है और रिमोट को वहीं छोड़कर चली जाती है। बेचारी नम्रता इतना कुछ सहती रहती, लेकिन फिर भी अपने साजन का घर कभी नहीं छोड़ती। नम्रता हाथ जोड़कर, हे प्रभु, मेरे घर को कभी उजड़ने मत देना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। नम्रता अपने पति के साथ अपने बेडरूम में है। नम्रता ने अपने देवर का गिफ्ट अपने पति को दिखाया। गिफ्ट तो काफी प्यारा है, लेकिन माफ करना नम्रता, आज मीटिंग से आने में इतनी देर हो गई कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ला पाया। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप हैं ना मेरे साथ। आपसे अच्छा और बेहतरीन तोहफा मेरे लिए क्या हो सकता है? तो चलो आओ, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। अपनी आंखें बंद करो। नम्रता काफी शर्मा जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे वही जो एक पति पत्नी करते हैं। मुझे शर्म आ रही है। अरे छोड़ो ना नम्रता ये शर्म वरम। घर में प्रीतम आता है। प्रीतम एक बीमा कंपनी में काम करता है और वो हर महीने नम्रता की सास और दोनों जेठानियों से इंश्योरेंस के पैसे लेने आता है। भाभी जी नमस्ते। जी नमस्ते। अरे नम्रता जा और थोड़ा नाश्ता पानी लेकर आ। और पापा जी कैसे हैं? जी घर में सब ठीक है। असल में प्रेमा प्रीतम को पहले से जानती है। अरे तुम्हारी माँ और मैं तो बचपन की बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम लोग फिर यहाँ से कहीं दूसरे शहर में चले गए। जी आंटी जी, माँ ने बताया था मुझे ये सब। फिर उसके बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई, पर अफसोस है कि वह इस दुनिया से इतनी जल्दी चली गई। हाँ, वो भी अक्सर मुझे आपके बारे में बताया करती थी। तू चिंता मत कर, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तू देखना अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी नम्रता नाश्ता और चाय लेकर आती है और प्रीतम चाय की प्याली उठाकर चाय पीने लगता है। प्रेमा प्रीतम को पैसे देते हुए, यह लो इंश्योरेंस के पैसे। ठीक है आंटी जी, चलता हूँ। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नम्रता दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक पार्सल वाला आया हुआ है। किसके नाम से पार्सल है? मैडम जी, नम्रता नाम से है। हाँ मैं ही हूँ, दीजिए। पर ये किसने भेजा है? मुझे नहीं पता मैम, आप यहाँ साइन कर दीजिए। वो पार्सल खोलती है तो उसमें से एक लव लेटर और गुलाब के फूल होते हैं। तभी ललिता और अंशु भी वहाँ आ जाते हैं। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है। तो आखिर वह आदमी कौन है जो नम्रता को परेशान कर रहा है, और अब इस बात को लेकर आगे घर में क्या ड्रामा होने वाला है? तो पिछले एपिसोड में आप सबने नम्रता की कहानी सुनी थी, जो कि नई अपने साजन के घर में आई थी। नम्रता की सास और जेठानियां उसे पसंद नहीं करती हैं और उसे खरी खोटी सुनाती रहती हैं। तभी इसी बीच नम्रता की मुसीबत और बढ़ जाती है जब उसे एक लव लेटर मिलता है। अब आगे नम्रता घबराकर जल्दी से वह फूल वहीं दरवाजे के बाहर फेंक देती है। क्या पार्सल आया है? किसका है? कुछ नहीं जेठानी जी, मेरी कॉलेज की मार्कशीट है। नम्रता अपने कमरे में चली जाती है। मुझे तो यह कोई लेटर जैसा लग रहा है और इसने बाहर कुछ फेंका था। देखूं तो जरा क्या है। ललिता बाहर देखते हुए, अरे हाँ, यहाँ तो गुलाब के फूल हैं, कुछ तो चक्कर है। जरूर इसके किसी यार ने भेजे होंगे जो हमसे छुपा रही थी। हाँ तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अब देख एक और तमाशा होगा घर पे। ललिता भी चुपके से उसके पीछे चली जाती है और छुपकर उसे देखने लग जाती है। नम्रता उस लेटर को देखते हुए, हे भगवान, ये आखिर कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? हे भगवान, उज्जवल जी को ना पता चल जाए। अच्छा, तो इसे फूल के साथ लव लेटर भी मिल रहे हैं। मैं अभी जाकर सासू माँ को बताती हूँ ये सब। ललिता जाकर सारी बात अपनी सास को बता देती है। अच्छा, ये कलमोही अब ऐसे काम भी करती है? आने दे उज्जवल को, सारी बात बताती हूँ तेरी।
वहीं दूसरी ओर बेचारी नम्रता परेशान हो रही थी क्योंकि उस पार्सल में किसी का भी नाम नहीं लिखा था। शाम के वक्त उज्जवल ऑफिस से आते हैं और फ्रेश होकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज खाने में क्या बना है? बस तू खाने पीने में लगा रहे, अपनी बीवी पर तो बिल्कुल ध्यान ही मत दे। क्या बात है माँ, तुम्हें नम्रता की बड़ी फिक्र हो रही है? अरे मैं ध्यान देता तो हूँ उस पर। चुप कर जा, मैं दूसरे वाले ध्यान की बात कर रही हूँ। अरे आजकल तेरी बीवी क्या कर रही है, इन सब चीजों पर नजर रखा कर। अरे माँ, बेचारी नम्रता तो सीधी साधी और भोली भाली है, उसे तो दुनियादारी का क्या ही पता है। हाँ, तू तो तारीफ ही करता रह जाएगा और तेरी नम्रता को कोई और उड़ा ले जाएगा। अरे माँ, आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। तुझे पता है, मैंने आज नम्रता के हाथ में एक पार्सल देखा था। उस पार्सल में गुलाब के फूल और शायद कोई लेटर भी था। अरे माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं तो ऐसे ही बूढ़ी हो गई हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है जैसे। ठीक है, मैं अभी जाकर नम्रता से पूछता हूँ कि आखिर वो सब उसे किसने भेजा है। अरे रहने दे, वे तुझे कभी नहीं बताएगी। अरे माँ, वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे जरूर बताएगी। ठीक है, बस तू जा और उस पार्सल के बारे में पूछ, मेरा नाम मत लेना। अगर उसने नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वह तुझसे अब प्यार नहीं करती। माँ, वो मुझे सब कुछ बताएगी, देख लेना तुम। प्रेमा काफी चालाक थी। वह पिछले कुछ दिनों से उज्जवल को भड़का रही थी, लेकिन उज्जवल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ दिया। लेकिन ऐसी बात से उज्जवल भड़क रहा था। नम्रता, क्या कर रही हो? बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, क्या बात है? दिन में कोई पार्सल वाला आया था क्या? यह बात सुनकर नम्रता काफी डर जाती है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। हाँ उज्जवल जी, आया तो था। अच्छा, तो वो पार्सल किस लिए आया था? अजी वो ना, हमने ऑनलाइन कंगन मंगवाए थे, आपको याद है ना? आपने मुझे ऑनलाइन सामान खरीदना सिखाया था, बस वही ट्राई कर रही थी। ओह अच्छा, ये बात है। अच्छा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, भूख लगी होगी, बैठ जाइए, खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। दरअसल नम्रता 2 दिन पहले ही बाजार से कुछ कंगन लेकर आई थी, इसलिए वह डर के मारे झूठ बोल देती है। तो उज्जवल अपनी माँ के पास जाता है। क्यों, कुछ नहीं बताया ना उसने तुझे? बेवकूफ बनाया है तुझे। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर नम्रता मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही। देख उज्जवल, जिसके मन में खोट होता है वही हमसे बातें छुपाता है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुझसे भी छुपा रही है वो? हाँ, उज्जवल काफी परेशान हो जाता है और रात भर वही सोचता रहता है कि आखिर नम्रता ने उसे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। अगले दिन सुबह नम्रता सभी के लिए नाश्ता बनाती है। नम्रता नाश्ते का टिफिन अपने पति को देते हुए, ये लो, मैंने आज आपकी पसंद के गोभी के पराठे बनाए हैं। नहीं नम्रता, आज मेरा मन नहीं है, मैं आज बाहर ही खाना खा लूंगा। लेकिन आप? जा रहा हूँ। नम्रता को बुरा लगता है। उज्जवल जानबूझकर नाश्ता लेने के लिए मना कर देता है और ऑफिस चला जाता है। ए नम्रता, चल जल्दी से हम लोगों के लिए नाश्ता लगा, बहुत देर हो गई है, भूख लग रही है। जी माँ जी, आ रही हूँ। उज्जवल की नाराजगी से नम्रता परेशान थी और सोचते सोचते अपना काम किए जा रही थी। भाभी जी, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं, कमाल कर दिया, मजा ही आ गया आज तो। अच्छा बना है। जैसे ही ललिता का पति पराठे को अच्छा बोलता है, वैसे ही ललिता उसको गुस्से से घूरने लगती है। तभी इसी बीच नम्रता के हाथ से दही का कटोरा गिर जाता है। हे राम, तब से देख रही हूँ, इसका ध्यान कहीं और ही है। सारा दही बर्बाद कर दिया, सत्यानाश ही हो गया। एक गवारन कहीं की, तूने कभी इतना सारा दही देखा भी है क्या कभी अपनी जिंदगी में? जब देखो हमारे घर में नुकसान करवाती रहती है। सही बात है माँ जी, कभी रिमोट घुमा देती है तो कभी राशन का नुकसान करती है। हाँ, तुम दोनों छोटी बहू से कैसे बातें कर रही हो? ये कोई तरीका है बात करने का? ये घर नम्रता का भी है। अरे ससुर जी, गलती करेगी तो अब बोलेंगे ही ना करे नुकसान फिर। भैया, ये कोई गलती नहीं है, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, ये दिमाग हिल गया आप सब लोगों का। तू चुपचाप रह, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप भाभी को न जाने क्या क्या कहती रहती हो, लेकिन वो कभी भी उज्जवल भैया से आपकी शिकायत नहीं करती। अरे कह दे जाकर, मैं डरती नहीं हूँ, बस अब यही तो रह गया है, सास होकर भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। ऐसा नहीं है प्रेमा, तुम बोल सकती हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। माँ, आपके साथ बड़ी भाभीियों की जुबान पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम दोनों मुझसे बहस कर रहे हो? छी छी छी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर मनोज काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी कुर्सी से उठकर बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है। देख ले चुड़ैल, तेरी वजह से क्या क्या हो रहा है। जब तू नहीं आई थी तो घर में कितनी शांति थी। सही कह रही है माँ जी, जब से ये आई है घर में चिक चिक होती रहती है। हाँ? अरे अब हर बहू हमारी तरह लक्ष्मी के कदम लेकर थोड़ी आती है, कोई कोई इसकी जैसी चुड़ैल भी होती है। और सभी लोग बिना खाए वहीं से उठ जाते हैं। नम्रता दुखी होकर रोने लग जाती है।
चिंता मत करिए भाभी, मैं आज उज्जवल भैया को सब कुछ बता दूंगा, फिर देखना। नहीं आकाश, ऐसा मत करना, नहीं तो माँ जी मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा करेंगी। ऐसा मत करना देवर जी। भाभी जुल्म सहना भी अच्छी बात नहीं होती है। नहीं देवर जी, मैं अभी इस घर में नई आई हूँ, मुझे यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। ठीक है भाभी, पर मैं ज्यादा वक्त तक ये सब नहीं देखूंगा, बता देता हूँ आपको। और फिर आकाश चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद ललिता नम्रता के कमरे से गुजरती है तो वह देखती है कि नम्रता का फोन बज रहा है। ओहो, उज्जवल जी का फोन आ रहा है। लगता है अपनी बीवी पर प्यार आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और उसका फोन लेकर वहाँ से चली जाती है और कहीं और छुपा कर रख देती है। आखिर नम्रता फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं तो बस सुबह के लिए उसे सॉरी बोलना चाहता था। उज्जवल को क्या पता था कि नम्रता का फोन तो उसके पास था ही नहीं। उज्जवल लगातार कई बार उसे कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। नम्रता, जाकर ये कपड़े धो दो। इतने सारे कपड़े? अब तू कपड़ों की भी गिनती करेगी? ये सब मैले हैं। चल जा, धो सब। दरअसल ललिता ने जानबूझकर नम्रता को उस दिन बहुत सारे कपड़े धोने के लिए भी दिए थे, ताकि वह अपने फोन पर ध्यान ही ना दे पाए। घिसती रहो कपड़ों को। इस भिखारन का तो यही हाल होना चाहिए। उज्जवल फिर से नम्रता को कॉल करता है, लेकिन नम्रता फोन नहीं उठा पाती। उज्जवल परेशान हो जाता है और अपनी माँ को कॉल करता है। माँ, नम्रता कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे, पर वो तो अभी फोन पर बात कर रही थी, मैंने देखा था उसे। और मैं उसे कब से फोन कर रहा हूँ? तो मैंने तुझे पहले ही खबर दी थी कि तू ही निकम्मा है। हाँ। उज्जवल गुस्से में फोन रख देता है। अभी उज्जवल का फोन आया था, मैंने उससे कह दिया कि नम्रता फोन पर बात कर रही है। बहुत अच्छा किया माँ जी, अब तो मजा ही आ जाएगा। अब तो इस घर से बाहर निकाल देगा उज्जवल उसे। हाँ माँ जी, तमाशा देखेंगे अब। बस फिर उज्जवल के लिए कोई और लड़की देखेंगे जो इसकी तरह भिखारे ना हो और कुछ तो लेकर आए। नम्रता अपना काम खत्म कर लेती है। थोड़ी देर में उज्जवल गुस्से में घर में आता है। नम्रता, नम्रता, कहाँ हो तुम? नम्रता भागती हुई आती है। क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हो? उज्जवल नम्रता को जोर से थप्पड़ लगाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि प्रेमा और बड़ी बहुओं की चालाकियां और झूठ से नम्रता की जिंदगी पर क्या क्या असर होगा, और क्या उज्जवल कभी अपनी पत्नी को समझ पाएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रेमा और नम्रता की जेठानियां बार बार नम्रता को नीचा दिखा रही हैं। किस तरीके से प्रेमा अपनी चालाकी से उज्जवल को अपनी पत्नी के खिलाफ भड़का रही है, और वहीं दूसरी ओर उज्जवल भी अपनी माँ की बातों में आ भी रहा है और नम्रता पर धीरे धीरे शक भी करने लगा है। इतना ही नहीं, बल्कि नम्रता के कॉल ना उठाने पर वह गुस्से में नम्रता को थप्पड़ तक भी मार देता है। अब आगे उज्जवल के थप्पड़ से नम्रता काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तो उज्जवल ने कभी उससे गुस्से में बात तक नहीं की थी। अब ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही हो ना कि मैंने क्यों मारा? आखिर हमसे क्या गलती हो गई उज्जवल जी? एक तो गलती करती हो और पूछती भी हो कि तुमने क्या किया। दूसरी ओर प्रेमा अपनी बड़ी बहुओं के साथ ये सब मजे लेकर देख रही थी। तभी ललिता जाकर नम्रता की फोन को वापस उसके कमरे में रखाती है। देख देख ललिता और अंशु, आखिर उज्जवल हमारी तरफ हो ही गया। वाह माँ जी, मानना पड़ेगा आपको, आपने तो वह काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। मेरा नाम भी प्रेमा है, प्रेमा। एक से एक बड़े काम किए हैं मैंने। नम्रता बार बार उज्जवल को समझा रही है कि उसका फोन उसके पास नहीं था और वो कपड़े धो रही थी। अरे बहाना बनाना बंद करो, समझी? मुझे सब पता है तुम क्या क्या कर रही थी। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ उज्जवल जी, मेरा यकीन कीजिए। तो काम तो घर में रोज ही होता है, आज पहली बार तो कपड़े नहीं धोए ना तुमने? नहीं उज्जवल जी, इतने सारे कपड़े इस वक्त पर कभी नहीं धोए हैं, आज ही भाभी ने धोने के लिए दिए थे। मानना पड़ेगा नम्रता तुमको तो, थप्पड़ खा के भी झूठ पर झूठ बोले जा रही हो, भाभी पर भी इल्जाम लगा रही हो। उस वक्त घर में नम्रता के ससुर और देवर नहीं थे, क्योंकि वह बाजार गए थे। तभी जब उज्जवल नम्रता से बहस कर रहा था, उस वक्त प्रेमा अपनी दोनों बहुओं के साथ वहाँ आती है। प्रेमा नाटक करते हुए, अरे क्या हुआ? माँ अपनी बहू से पूछिए कि क्या हुआ। मम्मी जी प्लीज आप कुछ बताइए ना इन्हें कि मैं दिन में काम में व्यस्त थी और मेरे पास फोन भी नहीं था। अरे मुझे क्या पता तू काम कर रही थी या क्या कर रही थी, मैंने थोड़ी ना देखा था तुझे काम करते। माँ जी ऐसे ना बोलिए, कुछ तो कहिए उज्जवल जी से। अरे मैं उससे क्या कहूँ? जेठानी जी आप बताइए, आप ही ने तो कपड़े धोने के लिए दिए थे मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो नहीं दिए। आजकल तो तेरे चाल ढाल भी बदले बदले से लगते हैं मुझे। क्या मतलब? माँ जी मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे तुम मम्मी से क्या पूछती हो नम्रता? उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम दिन में किसी और से फोन पर बात कर रही थी।
दूसरे लोगों से बात करने का वक्त है मैडम के पास, लेकिन अपने पति से बात करने का वक्त नहीं। सही कहती हो अंशु तुम। ये बात सुनकर नम्रता बहुत दुखी हो जाती है। नम्रता अपने पति से, मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी, मैं सच कह रही हूँ उज्जवल जी। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी माँ क्या झूठ बोल रही है ना? तुम माँ को झूठी कह रही हो? नहीं, मैं नहीं जानती उज्जवल जी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं फोन पर किसी से बातें नहीं कर रही थी। प्रेमा जोर से चिल्लाते हुए अपने कान पर हाथ रखते हुए कहती है, हे राम राम राम, यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी बहू मुझ पर इल्जाम लगा रही है, आखिर मेरी क्या गलती है? नम्रता हाथ जोड़ते हुए अपनी सासू माँ से, नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, प्लीज आप उज्जवल जी को समझाइए ना। अरे तो तू किसे कह रही है? किसे सुना रही है तू? सास तू है या मैं हूँ? मुझे यकीन नहीं होता नम्रता कि तुम ऐसे निकलोगी। तुम माँ की बात झूठी साबित करने में क्यों लगी हुई हो? उज्जवल जी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर दोनों बड़ी बहुएं लड़ाई का आनंद ले रही थी। अंशु धीरे से ललिता के कान में, ललिता कितना मजा आ रहा है ना, ऐसा ड्रामा तो फिल्मों में भी नहीं होता। हाँ सच में अंशु, सारा क्रेडिट मुझे ही जाना चाहिए, समझी? तभी इसी बीच प्रेमा बड़ा ड्रामा करने का सोचती है और वह किचन में जाकर चूहे मारने की दवाई खोजने लगती है। माँ ये क्या कर रही हो? अरे मुझे मर जाने दे बेटा, मुझे मर जाने दे। माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। तू चुप रहे चुड़ैल, तेरी वजह से ही मैं आज जान देने जा रही हूँ। अभी इसी बीच प्रेमा को चूहे मारने की दवाई मिल जाती है और वह पीने की एक्टिंग करने लगती है। उज्जवल उसके हाथ से दवाई नीचे गिरा देता है। माँ पागल मत बनो। हाँ मैं ही पागल हो गई हूँ। और जल्दी से प्रेमा अपने बेटे उज्जवल को गले लगाकर रोने लगती है। देखा ना बेटा, तू ही बता, क्या मैंने झूठ बोला होगा? मैं अपने बेटे का घर क्यों तोड़ूंगी? उज्जवल अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए, अरे नहीं माँ, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आप झूठी नहीं है। इसी बीच नम्रता के ससुर और देवर आ जाते हैं। क्या हो गया प्रेमा? भैया माँ, ये सब क्या हो रहा है? उज्जवल नम्रता की तरफ से गुस्से से देखता हुआ, तू ही पूछ ले अपनी प्यारी भाभी से। और इसके बाद उज्जवल अपनी माँ को समझाकर उनके कमरे में ले जाता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर नम्रता बेचारी गम में डूब जाती है। ससुर और देवर के पूछने पर वह सारी बात बताती है। समझ नहीं आता कि प्रेमा ये सब क्यों कर रही है। भाभी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रेमा को कुछ बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी करती रहेगी। ससुर जी अभी आप माँ जी से कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं हमारे घर में ये सब कब तक चलता रहेगा पापा। मुझे भी कुछ पता नहीं आकाश, क्या करूं, नम्रता ही मना करती है कुछ भी कहने से। पापा आप तो मम्मी की आदत जानते हैं ना, अगर आपने कुछ कहा तो वो तो उल्टा ड्रामा करेंगी। चिंता मत कर बेटा, वक्त सब सिखा देगा। अच्छा भाभी चलिए खाना खा लेते हैं। सब वही डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं। नम्रता अपने पति की आंखों में देखने की कोशिश करती है, लेकिन उज्जवल उससे नजरें चुरा लेता है। ललिता सबको खाना दे रही थी। लाइए जेठानी जी, मैं सबको खाना दे देती हूँ। नहीं, मुझे तुझ जैसी औरत के हाथ से खाना नहीं खाना। प्रेमा कम से कम खाना खाते वक्त तो उस पर मत चिल्लाओ। अरे आप तो चुप ही रहिए, आप बड़ी साइड लेते हैं उसकी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। और इतना कहकर प्रेमा की थाली में दाल डाल देती है, जिससे प्रेमा काफी गुस्सा हो जाती है। चल उज्जवल बेटा, यहाँ से चल, मैं अब ये खाना नहीं खा सकती। और तुरंत ही वहाँ से उज्जवल के साथ चली जाती है। नम्रता भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात, उज्जवल जी आखिर क्या बात है जो आप मुझसे इतना गुस्सा हैं? तुम्हारी झूठ बोलने की आदत से मैं परेशान हो गया हूँ नम्रता। आखिर मैंने ऐसा क्या झूठ बोला है? फिर से झूठ? तुम वाकई में इतनी सीधी नहीं जितनी तुम दिखाई देती हो। गलती हो गई तुमसे शादी करके। इतना कहकर वे चादर ढककर दूसरी तरफ चेहरा करके सो जाता है। दरअसल उज्जवल चाहता था कि नम्रता उसे अपने आप सारी बात बताए, लेकिन दूसरी ओर नम्रता तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ बातें छुपा रही थी। अगले दिन करीब 2 बजे नम्रता को किसी का कॉल आता है। हेलो, कौन? हाय, क्या आवाज है तुम्हारी, एकदम जानलेवा है। देखिए तमीज से बात कीजिए, कौन है आप? अच्छा, तमीज से बात करें। हाय, क्या आवाज है आपकी? अपनी बकवास बंद कीजिए और फोन रखिए। अरे रुको रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे सारे परिवार वालों को भी जानता हूँ। कैसे जानते हो तुम? अरे सारी बातें फोन पर कर लोगे क्या? अरे जाने मन, हमसे मिलो तो कभी। आता हूँ आज तुम्हारे घर के पास, मुझे पता है जाने मन तुम जरूर आओगी। चुप रहो और फोन रखो। इतना कहकर वह तुरंत फोन काट देती है। मुझे यह सब उज्जवल जी से बताना होगा। नहीं, कहीं वे मुझे गलत ना समझ ले और सारा इल्जाम मुझ पर ही ना आ जाए। वह ये सारी बातें अपने पति को बताना तो चाहती थी, लेकिन डर के मारी नम्रता चुप रहती है। कुछ देर बाद दूसरे नंबर से कॉल आता है। जी, कौन बोल रहा है? हाय, क्या मीठी आवाज है। चुपचाप फोन रखो तुम, समझे ना? इसके बाद नम्रता फोन रखने ही वाली होती है, लेकिन वह लड़का तुरंत कहता है, अरे बेबी,
फोन मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के पास ही आया हूँ तुम्हारा दीदार जो करना है। देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे परेशान करना छोड़ दो। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे ऐसे मत रो, मेरा दिल जलता है तुम्हें रोता हुआ देखकर। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। यह सुनकर तो नम्रता और भी डर जाती है। तुम मुझे देख सकते हो? हाँ जाने मन, देख सकता हूँ। जल्दी से बाहर निकलो और मिलने आओ मुझे, मैं बाहर आया हूँ। देखो, मैं बाहर नहीं आने वाली, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। अच्छा, तो तुम में अकड़ भी है। अच्छा तो सोचो, अगर मैंने तुम्हारी सास से ये बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो अजनबी लड़का उसे ब्लैकमेल करने लगता है। नम्रता घबरा जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि नम्रता के घर में सब कुछ बिगड़ने लगा है और उज्जवल भी नम्रता से अब नफरत करने लगता है। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ है प्रेमा और उसकी दोनों बड़ी बहुओं का। इसके अलावा एक अजनबी लड़का नम्रता को बार बार कॉल करके परेशान करता है और इतना ही नहीं, वह तो उससे मिलने के लिए भी बुलाने लगता है। अब आगे देखो, तुम ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना अंजाम तुम जानती ही हो। ठीक है, मैं आती हूँ। वे बाहर जाती है और उसे देख लेती है। प्रीतम, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सब क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, उसके बाद ही जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से। क्या चाहते हो तुम? जल्दी बोलो। मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे शादी में ससुराल वालों ने जेवर दिए होंगे, बेच दो वो सब। नम्रता को उससे पीछे छुड़ाना था, इसलिए वो भी मजबूरी में उसकी बात मान जाती है। ठीक है, मुझे 5 दिन की मोहलत दो, इसके बाद तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। नम्रता अब वहाँ से जल्दी से अंदर चली जाती है। नम्रता भोली थी, वह डर गई थी। बाहर क्या करने गई थी महारानी? जी, वो सब्जी वाला आया था। घर में इतनी सारी सब्जी रखी है, वह कौन बनाएगा? वो क्या तुम अपने मायके में भेजोगी? जी, मैं क्या करती हूँ? जल्दी जाओ और खाना बनाने की तैयारी करो। वह किचन में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है और मन ही मन में उस घटना के बारे में बार बार सोचती रहती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। प्रेमा अपने बेटे से, बेटा जरा अपनी पत्नी पर नजर रखा कर, तू ठीक नहीं है इसके चाल चलन, कहीं भाग ना जाए किसी के साथ। अरे क्या नजर रखूं माँ, मैं ऑफिस जाना छोड़ दूं क्या, बताओ। अरे उसका मंगलसूत्र देख तो। क्यों, मंगलसूत्र को क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये मंगलसूत्र नकली है। अरे ऐसे कैसे माँ, नकली क्यों लगा आपको? कहीं अपने आशिक के ऊपर उड़ा तो नहीं आई अपने गहने? अरे माँ, तो आप पूछ लेती ना उससे, आपको शक हो रहा था तो। अरे जा, मैं उससे बात नहीं करूंगी, पता नहीं मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा दे फिर से। ठीक है, तो मैं ही पूछता हूँ। दोनों लोग नम्रता के पास जाते हैं। नम्रता, क्या ये तुम्हारा मंगलसूत्र नकली है? जी, वो क्या बात हो गई? क्या वो कर रही हो, सच सच बताओ। नम्रता सारी बातें उज्जवल को नहीं बताती है, क्योंकि प्रीतम ने उसे मना किया था और उसे धमकाया भी था। जल्दी बोलो। वो मेरी एक सहेली है, उसके पति की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए उसे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने जेवर बेच कर दे दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सच बोल रही होगी। और उज्जवल वहाँ से चला जाता है। अंशु अपनी सासू माँ से, बड़ी चालाक निकली सासू माँ ये नम्रता तो। देखा कैसे झूठ बोल रही थी, जरूर अपने आशिक पर ही लुचाए होंगे या अपने मायके में धन भर रही होगी। इसे तो मैं अपने बेटे से ही ठीक करवाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप, अब तो जरूरी हो गए हैं इसके पर काटने, बहुत उड़ने लगी है ये। हाँ, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं इसके। 2 दिन बाद ललिता का पति विकास घर पर आता है और गुस्से से सबको बुलाने लगता है। अरे क्या हो गया, क्या बात हो गई? नाक कट गई माँ हमारी तो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे क्या हो गया? ये फोटोज देखिए अच्छे से। वे फोटोज नम्रता की प्रीतम के साथ थी, जब वो उसे जेवर देने गई थी और जब घर के बाहर मिलने गई थी तब की। मुझे तो पहले से ही पता था कि यह सब होने वाला है, देख लिया अब, सही निकला मेरा शक। नहीं जेठानी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस कलमोही ने। लेकिन इससे ये तो प्रूव नहीं होता ना कि भाभी कुछ गलत ही कर रही हैं। और क्या, आकाश सही कह रहा है, एक बार नम्रता से तो पूछ लो कि क्या बात है। तुम दोनों बेवकूफ बनना बंद करो। अरे कोई लड़की बाहर जाती है किसी से मिलने तो किस लिए जाएगी भला, बोलो। मैं तो कहती हूँ कि इस भिखारन को घर से निकाल दीजिए अभी के अभी। चुप करो ललिता, तुम्हारा कोई हक नहीं है ये सब बोलने का। हाँ ससुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं होती ही कौन हूँ? हाँ भाभी, हम होती ही कौन है, हम तो इस घर के कुछ नहीं लगते। तो भाभी, जिस तरह आप दोनों इस घर की बहू हैं,
वैसे ही नम्रता भाभी भी इस घर की बहू है, आप भूल गई हैं क्या? पापा आकाश, आप दोनों ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो भी इस बदचलन औरत के लिए। हाँ, तू तो अपने बाप को ही बोलेगा, अपनी पत्नी को तो कभी तो कुछ मत बोलना, बीवी के सामने तेरी बोलती ही बंद हो जाती है। और सभी घर वालों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। नम्रता रोने लगती है। तभी वहाँ उज्जवल आ जाता है। विकास ने फोन करके उज्जवल को सारी बात बता दी थी। आप सब चुप रहिए, ये घर है, कोई अदालत नहीं है। मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, पहले तुम मेरी उससे बात कराओ जिसको तुमने पैसे दिए थे। नम्रता की दोस्त को कॉल लगाया जाता है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि उसे नम्रता ने कोई पैसे नहीं दिए। कॉल हो जाने के बाद, अरे नम्रता, कब तक अपने बुरे कारनामे छुपाती रहोगी, अब तो थोड़ी शर्म कर लो। देखा उज्जवल, मैंने कहा था ना, अभी भी संभल जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसे निकाल दे यहाँ से। नम्रता बार बार मना करती है कि उसने कुछ नहीं किया। वहीं उज्जवल गुस्से में उसे काफी भला बुरा कह देता है। अब देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। इतनी सच्ची है तो इतना छुपाती क्यों है तू? मुझे डर लग रहा था, पर अब मुझसे और जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। अब नम्रता मजबूरन सारी बातें बताती है। अच्छा, तो अब तू अपना इल्जाम किसी और पर डाल रही है? हाँ, दूध की धुली हुई है ना ये तो, वही तो। अरे अगर तुम किसी को भाव नहीं दोगी तो वे क्यों बोलेगा? बदचलन कहीं की, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। नम्रता अपने पति से, कम से कम आप तो मुझ पर यकीन कीजिए उज्जवल जी। किस बात पर यकीन करूं नम्रता? भैया भाभी की बात सुनिए ना प्लीज, मुझे भाभी पर पूरा यकीन है, वो कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। उज्जवल किसी की बातें नहीं सुन रहा था, वह चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद, नम्रता, मुझे तलाक चाहिए बस। उज्जवल के मुंह से ये बातें सुनकर नम्रता काफी दुखी हो जाती है और अपनी जान लेने की सोचती है। वह चाकू लेती है और दौड़कर कमरे में जाती है। कमरे में पहुंचकर वह कमरा अंदर से बंद कर लेती है। कितना मजा आ रहा है ना अंशु? हाँ, टीवी सीरियल देखने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ सच में, बस यह चलता रहे दिन भर तो टीवी का बिल भी नहीं आएगा। चुप करो तुम दोनों, किसी ने सुन लिया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। भाभी ऐसा मत करिए, आपको मेरी कसम। मेरा इस दुनिया में उज्जवल जी के अलावा और कोई नहीं है। अगर वो ही मुझे प्यार नहीं करेंगे तो मेरे जीने का क्या फायदा? बेटा ऐसा नहीं बोलते, तूने हम सबको पराया कर दिया। हम है ना बेटा, तू बाहर निकल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बेचारी नम्रता उस वक्त रोते हुए अपने पुराने पलों को याद कर रही थी जो उसने उज्जवल के साथ बिताए थे। दूसरी ओर नम्रता के देवर और उसके ससुर उज्जवल को बहुत समझाते हैं। दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए सभी लोग खिड़की से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाश दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नम्रता पागल हो गई हो क्या? खोलो दरवाजा। उज्जवल जी, आपके सामने हम बहुत गिर गए हैं, अब हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। ऐसा मत करो नम्रता, बाहर आओ। नम्रता कुछ नहीं कहती और अपने हाथों की नस काट लेती है। उसी वक्त दरवाजा भी खुल जाता है। जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इस घर की तो शांति ही चली गई है। हे भगवान, कम से कम अभी तो चुप हो जाओ, कुछ तो शर्म कर लो। जल्दी से नम्रता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझा नहीं, लेकिन मैं प्रीतम को छोड़ूंगा नहीं। मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज, बस मेरा यकीन कर लीजिए। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए बेटा, तुम उसके साथ ही हो, उस पर यकीन करो उज्जवल बेटा। हाँ भैया, भाभी गलत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन प्रीतम को हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग प्रीतम को जेल भिजवाओगे, वो भी इस लड़की के लिए? नम्रता ही गलत है, तुम लोग प्रीतम को कैसे गलत कह सकते हो? वो बेचारा क्यों भुगते? मुझे यकीन नहीं होता कि एक औरत होकर आप दोनों ये सब कैसे बोल सकती हैं। भाभी की ऐसी हालत हो रखी है और आप लोग अभी भी अपनी कैची जैसी जबान पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। छी, लानत है तुम तीनों पर। और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। भला मैंने ऐसा क्या कहा? अरे सासू माँ, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, बस ये तीनों कुछ ज्यादा ही उसका पक्ष ले रहे हैं। हाँ, पट्टी बंधी हुई है इनकी आंखों पर। उज्जवल प्रीतम से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन प्रीतम वहाँ पर नहीं मिलता और फिर उज्जवल ने प्रीतम के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। इस घटना के 2 दिन बाद अंशु दौड़कर आती है और जोर जोर से सांसें ले रही होती है। अरे क्या हुआ, मर रही है क्या? लगता है पागल हो गई है, दमा हो गया है क्या तुझे? अभी मैं जो बताने जा रही हूँ ना, यह सुनकर आप दोनों भी पागल हो जाओगे। बातें मत बनाओ और बताओ क्या बात है। और अंशु दोनों को कुछ ऐसा बताती है जिससे दोनों लोग काफी डर जाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर अंशु ने उनको क्या बात बताई थी जिससे प्रेमा और ललिता भी घबरा गए थे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि प्रीतम को लेकर घर में काफी ड्रामा हुआ था।
नम्रता बेचारी बेकसूर थी, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। इसी बीच परेशान होकर वह अपनी जान देने की कोशिश भी करती है, लेकिन खुशकिस्मती से वह बच जाती है। साथ ही आपने यह भी देखा कि उज्जवल को यकीन हो चुका है कि नम्रता उससे वाकई में प्यार करती है। ललिता सिर पकड़कर, हे भगवान अब क्या होगा? अरे तू चिंता मत कर, इस नीच की अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। हाँ लेकिन माँ जी कैसे? वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अरे कोई पैसा वैसा नहीं देंगे इसे, कौन सा इसने अपना काम अच्छे से किया है। माँ अगर उसने घर पर सबको यह बात बता दी कि यह सब हमने ही करवाया है तो क्या होगा? अरे जानता नहीं है क्या वो मुझे? ऐसे कैसे बता देगा? मुझे सोचने दो कुछ। असल में यहाँ बात प्रीतम की हो रही थी। असल में प्रेमा के दोनों बड़े बेटों और बहुओं ने प्रीतम को पैसे देकर नम्रता को परेशान करने के लिए उसे हायर किया था। हमने उसे उस काम के लिए पैसे दिए थे, लेकिन और पैसे मांग रहा था। इसको तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। सही बात है माँ जी, पता नहीं किस बेवकूफ को हमने ये काम दे दिया था। लेकिन वो काफी गुस्से में था, कहीं कुछ कर तो नहीं देगा ना? मुझे तो डर लग रहा है। अरे ऐसे ही कुछ कर देगा क्या? मेरे बड़े बेटों ने क्या चूड़ियां पहनी हुई है? उसकी हिम्मत तो देखो, हमें ब्लैकमेल भी कर रहा है। इन तीनों की बातें आकाश सुन लेता है और अपने पिताजी को कॉल कर सब बता देता है। अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा, क्योंकि उज्जवल तेरी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर उससे कुछ कहेंगे तो वो प्रेमा का धोखा सहन नहीं कर पाएगा। सही कहते हैं पापा आप। हम सोचते हैं कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। अगले दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजती है और ललिता दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे प्रीतम था और उस समय प्रीतम थोड़े नशे में था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें समझाया था ना कि अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। प्रीतम ललिता को धक्का देते हुए, चल हट यहाँ से, एक तो मुझसे गलत काम कराते हो, ऊपर से पैसा भी नहीं देते हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। माँ जी जल्दी आइए, ये देखो परेशान कर रहा है। अंशु की आवाज सुनकर प्रेमा जल्दी से आती है। प्रेमा प्रीतम को देखकर, अच्छा तो तू है? देख तूने तो हमारा काम अच्छे से किया भी नहीं, फिर भी हमने तुझे पैसे दिए। अब क्या लेने आया है तू? मुझे और पैसे चाहिए, इतने में मेरा कुछ नहीं बना। तुझसे 1000 बार कहा है कि कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आता क्या? आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अरे नालायक, तेरे बाप ने यहाँ पर फैक्ट्री खोल रखी है क्या पैसे की? चल दफा हो यहाँ से। बाप पर मत जाना बुढ़िया, वरना मार डालूंगा। अच्छा तो तू मुझे मारेगा? हाँ, अगर पैसे नहीं दिए तो मारूंगा और सबके सामने तुम्हारी पोल खोलूंगा, वो अलग। अच्छा, मैं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी तुझ जैसे नालायक को। अब जाता है या पुलिस को बुलाऊं? ये ऐसे नहीं मानने वाला माँ जी, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ललिता पुलिस को फोन करने लगती है, तभी प्रीतम उससे फोन छीन लेता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? बुढ़िया तेरा दिमाग खराब हो गया है, अभी तेरा दिमाग ठिकाने पर लाता हूँ, रुक। प्रेमा को काफी गुस्सा आता है और वह प्रीतम को जोर से धक्का मारती है। प्रीतम को काफी गुस्सा आता है और वो प्रेमा को चाकू से मारने के लिए आगे आता है। तभी वहाँ पर आकाश और मनोज आ जाते हैं और प्रेमा को बचा लेते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर ये सब करने की? तुम्हारी माँ ने ही मुझे पैसे दिए थे नम्रता को परेशान करने के लिए। ये झूठ बोल रहा है, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? मैं मेरे बेटे का घर क्यों तोड़ूंगी? तोड़ दिया तुमने, ये बात हम पहले से ही जानते हैं। प्रेमा, ललिता और अंशु हैरान हो जाते हैं। मैंने कॉल कर दी है, थोड़ी देर में पुलिस आती होगी, फिर से सबक सिखाएंगे। हाँ, आज कई लोग जेल जाएंगे। क्या मतलब है आपका? सब्र करो, पता लग जाएगा, रुको तो सही। तभी प्रीतम आकाश को धक्का देकर भागने लगता है। इतने में पुलिस आकर प्रीतम को पकड़ के ले जाती है। वहीं प्रेमा काफी सदमे में होती है। हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा प्रेमा, आज क्या हुआ? तुमने जिस भोली लड़की के लिए जाल बिछाया था, आज उसी जाल में तुम लोग फंस गए। माँ, मुझे आप लोगों के प्लान के बारे में पता चल चुका था। मैंने ही पापा को बताया और पुलिस को कॉल करके बुलाया था। हम चाहते थे कि तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास हो। मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अगर माफी मांगनी है तो तुम अपनी छोटी बहू से मांगो। नहीं, मैं उससे कोई माफी नहीं मांगने वाली। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी नम्रता, उज्जवल, करण और विकास भी हॉस्पिटल से आ जाते हैं। उन सभी को सारी बातें बताई जाती हैं। आकाश ने उन सभी घटनाओं का वीडियो भी बना लिया था, जो वह अपने भाई उज्जवल को दिखा देता है। मुझे यकीन नहीं होता माँ, आप ऐसा भी कर सकती हैं। बेटा, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है माँ? माँ, अब सब कुछ सामने आ चुका है, तुम कुछ भी नहीं छुपा सकती। अब भी छुपाओगी तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती माँ। तू इन लोगों को कुछ भी मत समझा आकाश बेटा, इन तीनों को जेल भिजवाना होगा। इन लोगों ने नम्रता के साथ जो किया है उसकी सजा तो इनको मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं ससुर जी, ये आप क्या कह रहे हैं?
तुम चुप रहो बेटी, मैं आज इन लोगों को सुधार कर रहूंगा। दोनों बड़ी बहुएं काफी डर जाती हैं और रोने लग जाती हैं। अरे ससुर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए, माफ कर दो पापा जी प्लीज। पिताजी ऐसा मत कीजिए, कुछ तो सोचिए, हमें माफ कर दीजिए। फिर करण और विकास भी अपने पिता से माफी मांगते हैं। माफी मांगनी है तो नम्रता से माफी मांगो, मुझसे नहीं। अब तो नम्रता की माफी के लायक नहीं है ये लोग। कोई भी नम्रता से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ठीक है तो तुम लोग मेरी कोई भी बात नहीं मानने वाले हो ना? हम कभी नहीं मानेंगे। इतना सब होने के बाद भी आप सबका घमंड आपको झुकने नहीं दे रहा। तो फिर ठीक है, मैं अभी फिर से पुलिस को बुलाता हूँ और तुम सभी को जेल भिजवाता हूँ। तुम लोग वहाँ पर ही चक्की पीसना। हाँ, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है पापा आपने। हाँ, क्यों नहीं, तू तो बोलेगा ही। हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी और जमीन जो चाहिए तुझे। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? खैर छोड़िए, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इतनी नीच बात कर रहे हैं आप सगे भाई होकर। करण गुस्से में आकाश को थप्पड़ मारने आता है। मनोज करण के हाथ को रोक लेता है। तेरी ये मजाल, निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा। तुझ जैसी नालायक औलाद पैदा हुई है मेरे घर में। ये सही बात नहीं है पिताजी कि आप एक सड़क छाप लड़की के लिए हम सभी से बगावत कर रहे हैं। सही कहती है अंशु, यकीन नहीं होता पिताजी। आप लोग पागल हो गए हैं? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप लोग? बेचारी नम्रता अपनी जेठानियों की ऐसी बातें सुनकर काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मनोज अपनी बहू को समझाने लगता है। प्रेमा अपने पति से, क्या जादू कर रखा है इस डायन ने तुम्हारे ऊपर? माँ कम से कम अब तो चुप हो जाइए। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अब मुझे ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ेगा। तभी मनोज जो करता है उससे सब हैरान हो जाते हैं। मनोज अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। मनोज अपनी पत्नी का हाथ खींचते हुए, बहुत हो गया, मेरे घर से निकल जाओ। नम्रता हाथ जोड़ते हुए, ससुर जी ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए ससुर जी। अरे देख प्रेमा देख, जिस लड़की को तू बर्बाद करना चाहती है वही लड़की आज तुझे बचाना चाह रही है। मनोज फिर प्रेमा को घर से बाहर कर देते हैं और पुलिस को फोन लगाने लगता है। तुम सभी को मैं पुलिस के हवाले करता हूँ अभी। करण और विकास, तुम दोनों की रेपुटेशन और जॉब सब गई अब। नम्रता फोन छीनकर, पिताजी ऐसा मत करिए, नहीं तो मैं सच में जान दे दूंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। और वह अपने ससुर जी को ऐसा करने से रोक लेती है। और वहीं प्रेमा देखती है कि उसकी छोटी बहू यानी नम्रता वाकई में उससे बहुत प्रेम करती है और वह नहीं चाहती कि उनका परिवार कभी भी टूटे। प्रेमा अपनी छोटी बहू से, मुझे माफ करना नम्रता, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। देवरानी जी मुझे भी माफ कर दीजिएगा। हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा, वाकई में हम तीनों से काफी बड़ी गलती हो गई है। माँ जेठानी जी, आप लोगों को माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाकई में नम्रता, तुम्हारा दिल काफी बड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने तुम पर शक किया। परिवार को ऐसे देखकर मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेमा, बस मैं यही चाहता था कि तुम सच्चाई को देखो। देखो तुम्हारी छोटी बहू तुमसे कितना प्यार करती है। जी मैं सब समझ गई हूँ, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़े थे जो मैं इस हीरे को नहीं देख पाई। अपने परिवार को फिर से जुड़ा हुआ देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है आज। सच में जो काम तूने पापा के साथ मिलकर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह सभी लोग सुधर जाते हैं और नम्रता से प्यार करने लग जाते हैं। और इस तरह साजन का घर सीरियल का एपिसोड 5 खत्म होता है। इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पे।